Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will discuss about the role of central and state administration in labor law and it's come under the Unit 6 Industrial Dispute Code 55 syllabus. तो आज हम प्रॉपर क्या समझेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसे हर लॉ में हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो कौन सी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल होगी और कौन सी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जैसे रेलवे, माइंस, बैंकिंग, सेंट्रल, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर, शॉप्स, इसमें से कौन कौन सी है। एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछ चुके। तो आज हमारा फोकस क्या होगा, ओरिजिन ऑफ पावर, पावर क्या क्या होती है, देन कौन कौन सी मशीनरी होती है, कौन कौन से एक्टर होते हैं, देन एक्शन एग्जीक्यूशन क्या है, एक्सेप्शनल पावर क्या है और कैसी पॉलिसी प्रिवेंटिंग ये पावर होती है गवर्नमेंट के पास। सबसे वन हमारा फेज वन, इट आप मान के चलो कि जो हमारा इंटेंट क्या है स्टेट इंटरवेंशन का, आपने पढ़ेंगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 7 में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है स्टेट इंटरवेंशन, ये क्या है, स्टेट डज नॉट इंटरवेन। ऐसा नहीं है स्टेट जब भी आपको रोकेगी, जो प्रोपीट गवर्नमेंट है वो सिर्फ जब भी आपको रोकेगी सिर्फ स्ट्राइक को स्टॉप करना है, बल्कि इसका क्या है इंटरवीन कर दी है कि जो हमारे पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी गई है, उनको भी फुलफिल करना, लोग उनको फॉलो करें। जैसे आर्टिकल 41 है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये हमारे 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देखिए, ये कोई ना कोई इनमें से आर्टिकल पूछ लिया जाता है, मतलब आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इसमें से पूछ ही लिया जाएगा। आर्टिकल 41 क्या होता है, हमारा राइट टू वर्क एजुकेशन, ठीक है, पब्लिक असिस्टेंट एंड केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, ये सिकनेस है, तो आप उसे हेल्प करो, और एजुकेशन का भी राइट है। आर्टिकल 40 में क्या करता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 तो हमेशा पूछा जाता है कि मैटरनिटी रिलीफ के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आपका आर्टिकल कौन सा है, 42। आर्टिकल 43 क्या है हमारा, सिक्योरिंग अ लिविंग वेज, कि कम से कम इतना करो कि वो अपनी डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जी सके, ठीक है, ये प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री। आर्टिकल 43 है वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का है, पूछ लिया जाता है ये कब हुआ, जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976, जहां पे इन्होंने कहा था कि सिक्योर करना है कि वर्कर पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। तो इनका ये कहना है कि इसका स्टेट का इंटरवेंशन सिर्फ ऐसा नहीं है आप स्ट्राइक रोको या फिर आप सिर्फ उनके लेबर वेलफेयर, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया उसको रिफर्स करो, उनका क्या है उनको फुलफिल करें पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि आपने देखा अब कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन, जैसे यहीं से तो हमें पावर मिली है, तो अब हमने बताया कि जो हमारे पास क्या होती है 3 लिस्ट होती है, ठीक है। शेड्यूल 7 के अंदर क्या है हमारे पास 3 लिस्ट है, फर्स्ट यूनियन लिस्ट एंड देन स्टेट लिस्ट देन कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट कौन होगी, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, इन्हें अभी डिटेल में यूनिट 7 में सब आएगा आपका। एंड हमारी स्टेट लिस्ट कौन होगी, जो स्टेट बनाती है। देन हमारी लास्ट आती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कौन सी अंदर, लिस्ट 7 शेड्यूल के अंदर अंडर आर्टिकल 246 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर अब हमारा जो लेबर है वो किसके अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। इट मींस both central parliament and state legislation have equal power to enact labor law। इसका मतलब क्या ही है कि इनके पास पावर, शेयर पावर है कि क्लियर रूल डिटरमाइन करते हैं कौन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन होगा किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का, जैसे जिसे हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये जो हमारा लेबर जो पूछ लेता है कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, या फिर कौन से शेड्यूलिंग के अंदर आता है, या फिर कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। देन कम आता है हमारा रूल ऑफ रिपग्नेसी। रूल ऑफ रिपग्नेसी क्या होता है, आर्टिकल 240, जब क्या होगा, जब स्टेट लॉ, लेबर लॉ और सेंट्रल लेबर लॉ जब कंट्राडिक्ट करेंगे, जब क्या होगा, तो यू नो ना कि इस टाइम पे हमारा सेंट्रल लॉ प्रिवेल किया जाएगा। एंड स्टेट लॉ इज लीगली वॉइड टू एक्सटेंड अ कन्फ्लिक्ट। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं लेकिन सेंट्रल लॉ हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। देन अगर सपोज करो कोई स्टेट से लॉ पास हुआ और उसे कंट्राडिक्ट किया सेंट्रल लॉ ने कि नहीं नहीं हम ये लॉ नहीं कर सकते, जैसे राजस्थान हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, तो उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया अपना ये उन्हें मिल गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो इस टाइम पे क्या होगा, वो स्पेसिफिक स्टेट का स्टेट लॉ ही माना जाएगा। जैसे इस तरीके से जब भी तो ये जो हमारे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सेंट्रल लेवल लॉ को। तो ये यहाँ पे है, तो आपको पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन क्या लेवल की, कंकरेंट लिस्ट के बेसिस पे।
देन कोर रूल ऑफ जुरिडिक्शन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, अब हम इसको समझेंगे। ये क्या दिस इसमें क्या करें, टू अंडरस्टैंड द जुरिडिक्शन वी मस्ट ऑलवेज लुक एट स्पेसिफिक डेफिनेशन विद इन द एक्ट, द सेक्शन 2A रिलेवेंट एक्ट इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इसको समझने के लिए हमें क्या है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 2 की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, जिसमें क्लियरली डिवाइड है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के पास दो स्पेस होता है आपके पास है, फर्स्ट वन इज द सेंटर एंड सेकंड इज द स्टेट पावर होती है। देन सपोज, तो अब क्या है, कोई भी इन्वेस्ट होने के लिए अब हमें इनको समझना है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल रूल है कि अगर मैं, आप इस तरीके से हायरार्की याद कर सकते हो, द जनरल सेटिंग है, ठीक है, कोई जनरल सेटिंग है, तो स्टेट एज ए नॉर्म, इफ एन एक्ट डजंट स्पेसिफिकली से एन इंडस्ट्री बिलोंग टू द सेंटर, कोई एक्ट ये नहीं कह रहा है कि मैं सेंटर से बिलोंग कर रहा हूँ या फिर जो सेंटर में दिए हुए हैं, वो डिफॉल्ट किस में चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटर की बात करूं, तो सेंटर में क्या है, आपकी जियोग्राफी के बेसिस पे देखो, रेलवे, माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट कम इन द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट अफेयर्स एंड मेजर पोर्ट्स एंड कंटामिनेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में के अंदर ये इंडस्ट्री आती है, और जब हम इन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इनके अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल होगी। देन फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, आप डोंट कंफ्यूज विद द प्राइवेट सेक्टर, ओके, आपको ये हमारा सेंट्रल में ही माना जाएगा। स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे LIC हो गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर हो गए, PSU हो गए, ONGC हो गई और भेल हो गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रल स्टेट। अगर कोई भी डिस्प्यूट इनमें होता है तो इसमें स्टेट लेबर कमिश्नर का जीरो इंटरवेंशन है, इसमें हमेशा कौन काम करेगी, सेंट्रल इंडस्ट्री रिलेशन मशीनरी, ओके। तो ये हो गया सेंटर। तो अब मैंने क्या आपको बताया कि अगर इनमें से कोई भी, अगर कोई कंपनी की बात हो रही है और इनमें से ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नाम नहीं दिया गया, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी चली जाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया। तो आप सिर्फ इतना याद करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन रूल बी, अगर मैं बात करूं सेंट्रल एक्सेप्शन की, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी एक्सप्लिसिटली लिस्ट इन द एक्ट, कौन कौन सी उसमें है, इन्हीं कैटेगरी से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताई, इंडस्ट्री कैरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मेजर पोर्ट एंड स्पेशल इंडस्ट्री, जो कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, माइंस, ऑयल फील्ड, स्पेसिफिक PSU, जो नोटिफिकेशन में होती है सेंट्रल में, ठीक है। तो अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में पता चल गया कि क्या क्या होता है। इफ द इंडस्ट्री हैज ए पेन इंडिया स्ट्रेटेजी सोवरिन करेक्टर्स द सेंट्रल यूजुअली कंट्रोल, ठीक है। और लोकलाइज है तो कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट कंट्रोल करेगा। देन कम टू द स्टेट अफेयर्स, अब मैंने बताया जो इनसे बचा हुआ है वो सारा स्टेट में होता है। अब इनके इंडस्ट्री का कोई नाम मेंशन नहीं है जैसे सेंट्रल लिस्ट में था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या कवर होता है, अब देखो 100% प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी टाटा मोटर हो, कितने भी बड़े लेवल पे हो, दे कम इन द स्टेट स्फीयर्स। प्राइवेट IT सर्विस सेक्टर हब, प्राइवेट हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टेट PSU रोड, स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। तो अब एक बात मान के चलो कि अब ये सारी चीजें कौन सी में आएगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे इसमें बोला कि अगर कोई प्राइवेट बैंक है, SDFC है, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉल कर रही है ना, क्योंकि बैंकिंग किसके अंदर है, सेंट्रल। बट अगर आपको बोला कोई प्राइवेट स्टील प्लांट है, कितना भी बड़ा है, तो वो किसके अंदर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट पे। मतलब आप ये कहोगे साइज आपको कोई मैटर नहीं करता, साइज कितना भी हो, जो लिस्ट है वो उसके अंदर आएगी, तो वो उसी के। अभी आई होप आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी मानी जाती है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सारे लोग इसे मिस कर देते हैं, लेकिन आप देखिएगा इसमें से कितने PYQ फंसे हुए हैं। देन अब आते हैं फेज 2, हमारी मशीनरी एंड आपका एक्टर्स। तो सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्या होगी हमारी, ये क्या होती है, एपेक्स बॉडी है। मिनिस्ट्री लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक एपेक्स बॉडी है। देन इसमें हमारा ये क्या करती है, पॉलिसी ड्राफ्ट करती है। इसके अंदर क्या होगा, एक मेन मिनिस्ट्री सेक्रेटेरिएट हो गया, 4 अटैच ऑफिस हो गए, ठीक है, 2 सबऑर्डिनेट ऑफिस है। आपको पता है पहले क्या थे, इसमें 10 सबऑर्डिनेट ऑफिस थे, लेकिन अब क्या रह गए, 2 हो गए। तो अपडेटेड के बेसिस पे आपका 2 है। 4 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, 22 एडजुडिकेट बॉडी है, CGIT कम लेबर कोर्ट्स वगैरह है, और 1 आर्बिट्रेशन
बॉडी है, ठीक है। तो अब इस तरीके से देखो, 4 अटैच्ड ऑफिस कैसे, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो कौन कौन से अटैच्ड ऑफिस है। लेबर ब्यूरो आपका देखो, डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट डीजीए, देन चीफ ऑफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, ओके, ये भी अटैच्ड ऑफिस है। एंड डीजीएफएसएलआई सेफ्टी फॉर फैक्ट्री एंड पोर्ट्स, ये भी है। देन लेबर ब्यूरो डाटा एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला, इसमें स्टैटिक्स वाला, ये भी इसका अटैच्ड ऑफिस है। सबऑर्डिनेट कौन से, डायरेक्टरेट जनरल माइन सेफ्टी एंड लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों हमारे, एक वेलफेयर का एक माइन सेफ्टी का, ये हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिस है। देन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जो इंडिपेंडेंट है, स्टैट्यूटरी फंड एंड इंस्टीट्यूट, ये कौन कौन से हमारा, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टेट इंश्योरेंस, बीबी गिरी नेशनल रिव्यू इंस्टीट्यूशन एंड डेटोपन ठेंगाड़ी नेशनल बोर्ड, ओके। पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन होता था। तो ये चीजें हमारी होती है सेंट्रल हायरार्की में, तो ये सारी चीज जस्ट लाइक दैट। अगर आपको अब इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस डायग्राम को देखो। जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एपेक्स बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, नेशनल पॉलिसी के लिए, बट डेलीगेट एजुकेशन, ठीक है, नेशनल पॉलिसी करते हैं, डेलीगेट इन नेचर है। अब मेन मिनिस्ट्री सेक्रेटरीट हो गया, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेशन करता है। इसके अंदर 4 अटैच्ड ऑफिस हो गए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो किसको देखता है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को देखता है। इतना डिटेल में बस इतना ही पता होना चाहिए कौन किसके अंदर कंपनी आती है। ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर इंडस्ट्री ऑफ रिलेशन को देखता है, ठीक है। लेबर ब्यूरो लेबर स्टैटिक्स को देखता है। एंड डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस लेबर इंस्टीट्यूट, ये हमारे ऑक्यूपेशनल सेफ्टीज को देखता है, ठीक है। ये हो गया 4 अटैच ऑफिस। 2 सबऑर्डिनेट ऑफिस क्या है, डायरेक्ट जनरल माइन सेफ्टी, जो माइन सेफ्टी रेगुलेशन को देखता है, एंड वेलफेयर कमिश्नर, जो लेबर वेलफेयर स्कीम को देखता है, जो कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं। 1 आर्बिट्रेशन बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन होता है। देन 4 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो कि आपको पता है सोशल सिक्योरिटी के लिए जो होती है, इसलिए। देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आरबीसीआई होगी, पीआरजी होगी, सीबीटी अभी पेंशन के लिए। बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि रिसर्च के लिए। देन आपका डेटोपट थेंगाड़ी नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन डेवलपमेंट, ये हमारा ट्रेनिंग होती है, ओके। देन 22 एडजुडिकेटेड बॉडी है हमारी एंड इंडस्ट्री डिस्प्यूट के लिए। तो ये हमारा एपेक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिर्फ आप नंबरिंग और कौन किसके अंदर आता है इतना ही पढ़ने की जरूरत है। देन कम टू द थोड़ा सा डिटेल में हम आते हैं, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है। एंड और हमारा क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्री रिलेशन मशीनरी। मैंने बताया ना, जब कोई होता है तो आप सेंट्रल में कहाँ जाओगे, सेंट्रल इंडस्ट्री रिलेशन मशीनरी के पास आते हैं। तो मिनिस्ट्री ये बता दिया। चीफ लेबर कमिश्नर क्या होता है, ये हेड होता है हमारा सेंट्रल इंडस्ट्री रिलेशन मशीनरी का। इसका फंक्शन क्या होता है, फ्रंटलाइन एजेंसी होती है सेंट्रल स्पेयर की। एंड इसके रीजनल लेबर कमिश्नर एक्ट एज ए सुप्रीम कंसलेशन ऑफिसर फॉर सेंट्रल डिस्प्यूट। जब सेंट्रल डिस्प्यूट हो जाता है तब ये कंसलेशन ऑफिसर की तरह एक्ट करते हैं, ओके। इन्फोर्समेंट, जब लेबर इंश्योर करते हैं कि लेबर लॉ और बाईपेटाइट ट्राइपेटाइट सेटलमेंट इंप्लीमेंट हो हमारे ग्रांड लेवल पे। अगर एग्जामिनर जो है अगर वो बोले चीफ लेबर कमिश्नर हैज द पावर टू पास बाइंडिंग जजमेंट और अवार्ड ऑन ए वेज डिस्प्यूट, नो, उसके पास पावर नहीं होती कि अवार्ड करे या बाइंडिंग करे। ये क्या करता है, मीडिएट करता है और इन्फोर्स करता है, क्योंकि जो हमारी पावर है वो किसके पास होती है, ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर के पास होती है कि वो अवार्ड को बाइंडिंग। देन डेटा सेफ्टी इन्फोर्स, अभी लेबर ब्यूरो स्पेशलाइजेशन डायरेक्ट। लेबर ब्यूरो में मैंने आपको बताया जो अभी हमारे अटैच्ड ऑफिस थे उसमें एक लेबर ब्यूरो था, वो क्या है, इसका हेडक्वार्टर का है चंडीगढ़ और शिमला में। ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये पब्लिश करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, जैसे कोई डीए पेग टू द सीपीआई वेज डीए एज द कैजुअल इंडस्ट्री डिस्प्यूट। लेबर ब्यूरो मतलब एक तरह का स्टैटिक डेटा को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि रिजॉल्व करता है हमारा बेसलाइन इकोनॉमिक जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको ये सॉल्व करता है। देन हमारी स्पेशलाइज्ड इन्फोर्समेंट एजेंसी, दीज बॉडी इन्वेस्टिगेट टेक्निकल डिस्प्यूट, जैसे डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस लेबर कमिश्नर, ये भी हमारा अटैच ऑफिस है। ये हैंडल क्या करेगा, सीफ्टी स्ट्रिक्टली फॉर फैक्ट्री एंड मेजर पोर्ट के लिए। और डायरेक्ट जनरल फॉर माइन सेफ्टी, ये हमारा है सबऑर्डिनेट ऑफिस, ये क्या करेगा, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन इन्फोर्समेंट माइन में देखा जाएगा। तो एग्जामिनर अगर आपको पूछा जाए कि DHFSLI तो वो पूछ लेता है ये कौन सा है, तो आपको पता है ये अटैच्ड है और ये हमारा सबऑर्डिनेट ऑफिस है, स्टैट्यूटरी सेपरेट स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन कम टू द स्टेट मशीनरी। स्टेट मशीनरी में क्या है, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट आर सिमिलर, मतलब ये तो सेम ही होता है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट
ऑफिस ऑफ लेबर कमिश्नर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर, ऑफिस एंड चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विस एंड स्टेट एजुकेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये सारा हमारा स्टेट के अंदर आता है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल, जैसे हमारा जो था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट था, उसी की इक्विवेलेंट होता है स्टेट लेबर कमिश्नर। अभी स्टेट लेबर कमिश्नर ये ऑपरेशन हेड होता है द ऑफिस अपॉइंटेड रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसिलिएशन, जैसे उसमें भी था कि वो क्या करता है, सुप्रीम जो होते हैं कोर्ट के, वो उससे कंसिलिएशन ऑफिसर के लिए सेंट्रल लेवल को डिस्प्यूट सॉल्व करता है। ऐसे स्टेट लेबर कमिश्नर क्या करता है, वो क्या करता है, स्टेट अफेयर्स के जो भी रीजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, इंडस्ट्री के जो कि प्राइवेट सेक्टर और आईआईटी कंपनी है, उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ये क्या क्या इंटरवेंशन, जैसे कोई वाइल्ड काइट स्ट्राइक हो गई प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो अब लेबर कमिश्नर क्या करेगा, उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, जो कि अभी हम फैक्ट्री एक्ट में पढ़ेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट बाय अपॉइंट होता है। इसके रूल्स क्या होते हैं, इफ यूनियन स्ट्राइक ओवर अनसेफ वर्किंग कंडीशन, सपोज करो स्ट्राइक हो रही है जो अनसेफ वर्किंग कंडीशन है, इलीगल शिफ्ट टाइमिंग के बेसिस पे, या तो यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्री इंस्पेक्शन करेगा, रिपोर्ट देगा और उनके एविडेंसेस करेगा कि यस एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इंस्पेक्टर वगैरह है ये किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर। देन यूनियन कंट्रोलर, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंटमेंट, ये भी तो आया, इसको कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है ना। तो अब देखो अंडर सेक्शन 3 ट्रेड यूनियन एक्ट 90 स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, क्योंकि जो हमारी जो सेटअप होता है वो तो हर स्टेट में होगा, तो अगर वो क्या करेगी, यहाँ पे भी अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है। इसकी पावर क्या होती है, डिस्प्यूट को सेटलमेंट नहीं करती, बल्कि इसकी पावर होती है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। एग्जाम अब वो पूछ लिया, कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड रजिस्ट्रार, yes but only if यूनियन ऑपरेशन स्पैन अक्रॉस मोर देन वन स्टेट। जब आपको पता है जब यूनियन आपकी एक से ज्यादा स्टेट में फैली हुई है तब आप सेंट्रल रजिस्ट्रार करते हो, नहीं तो ये स्ट्रिक्टली स्टेट मशीनरी फंक्शन है। स्टेट गवर्नमेंट ही, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वही अपॉइंट करती है हमारे रजिस्ट्रार को। कैंसिलेशन पावर, रजिस्ट्रार होल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर टू कैंसिल यूनियन रजिस्ट्रेशन इफ इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इफ यूनियन विलिंगफुली कंट्रावेंट द एक्ट। ओके, तो ये भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है। एजुडिक्शनिंग मशीनरी, जुडिशियल एक्टर, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल एंड स्टेट ट्रिब्यूनल, दो मशीनरी होती है। तो सबसे पहले अगर सपोज करो कंसिलेशन फेल हो गया तो अब एडमिनिस्ट्रेशन हैंड टू डिस्प्यूट ओवर द जुडिशियल एक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की। ये डिस्प्यूट किसके बेसिस पे, जहाँ सेंट्रल स्फीयर्स में हो रहा है, जैसे कि आपका ओएनजीसी हो गया, रेलवे हो गया, मेजर पोर्ट्स हो गया, एलआईसी हो गया, एफसीआई वहां हो गया। स्टेट इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल हैंडल डिस्प्यूट रिफर बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइज, जैसे बोनस डिस्प्यूट इन लोकल टैक्स एडमिन, लोकल लेवल पे, तो ये हमारा होगा स्टेट इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल। अब आईआर कोड 2020 रिमाइंडर में क्या है, रिमेंबर टू रिमाइंड योर स्टूडेंट दैट लेबर कोड एक्टर, अब मुझे पता है कि लेबर कोड जो है वो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020 में। देन ट्रिब्यूनल अब सब कुछ हेल्प करेगी, जैसे लेबर कोड में सेकंड शेड्यूल में था, तो देन उसमें सेकंड शेड्यूल में क्या था कि वो क्या देख करता था, रिट्रेचमेंट देखता था, स्टैंडिंग ऑर्डर देखता था, रूल बुक देखता था, लेकिन अब उसके भी फंक्शन किस में आ गए, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल में। अब पहले वहां पे कहते सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन था, अब वहां पे क्या हो गया, 2 मेंबर ब्रांच होगी, 1 जुडिशियल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव टू एलिमिनेट द बैकलॉग। अब आते हैं कम टू द फेज 3 एक्शन एंड एजुकेशन। प्रिवेंटिंग रोल, आपको पता है गवर्नमेंट का प्रिवेंटिव रोल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्राइक हो गई जब आप स्टॉप करने जाओ, नो, प्रिवेंटिव रोल है, क्योंकि इसने क्या किया, जो हमारी गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके पास लीगल पावर है, अगर किसी कंपनी में 100 या 100 से ज्यादा वर्कर है तो वो वर्क कमेटी कंस्टिट्यूट करेगी, ठीक है। इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 3 के अंदर हमने पढ़ा था, इट डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, ट्रिगर करती है, यस यू हैव टू कंस्टिट्यूट अ वर्क कमेटी। ओके, prosecuting unfair labor practices under the 5th schedule industry dispute act, if मैनेजमेंट ने सपोज करो स्पॉन्सर कर दी डमी यूनियन या विक्टिमाइज कर दिया वर्कर या फेवरेटिज्म कर दिया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप इनटू, तो यहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, स्टेप करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और उसको रोकेगा। इंस्पेक्शन एंड नोटिस ऑफ चेंज, एम्प्लॉयर कैन नॉट लीगली अल्टर, अगर एम्प्लॉय का इतना नहीं कि उसने अपनी मर्जी से वर्कर की वेज, शिफ्ट टाइमिंग, लीव रूल सब चेंज कर दे, नहीं, उसको कहीं ना कहीं 21 डे का नोटिस देना पड़ेगा लेबर कमिश्नर को, और इससे जब भी वो जाके उनमें
चेंज करता है। तो इससे क्या कहीं ना कहीं प्रिवेंटिंग कर रहे हैं ना। अब क्या है, वर्कर जब आप ऐसी चीजें करोगे तो वर्कर स्ट्राइक पे तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिवेंटिंग रोल भी है हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। देन कंसिलिएशन मैंडेट भी है। ठीक है, कंसिलिएशन कैसे, व्हेन मस्ट द गवर्नमेंट कब इंटरवेन करती है। सपोज करो मैंने आपको बताया कंसिलिएशन फेल हो गई, अब इसके भी दो इंटरवेंशन होते हैं, एक डिस्क्रिशनरी वर्सेस कंपल्सरी। डिस्क्रिशनरी क्या होता है, जनरल डिस्प्यूट है। कैंसिलेशन ऑफिसर में होल्ड कैंसिलेशन प्रोसीडिंग इफ डिस्प्यूट एग्जिट अपॉन द ऑर्डिनरी इंडस्ट्री। वो क्या करता है, होल्ड भी करके रखता है, जरूरी नहीं है वो रिफर्स करे, वो होल्ड करके रख सकता है कैंसिलेशन प्रोड्यूस का, अगर कोई आपका डिस्प्यूट एग्जिट है किसी ऑर्डिनरी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिशनरी, होल्ड कर सकता है। लेकिन कंपल्सरी का है, जहां गवर्नमेंट को इंटरवेन करना ही करना है, वो कब है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केस में। सपोज करो स्ट्राइक लॉकआउट नोटिस इशू हो गया अंडर द सेक्शन 22, आपको पता है इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में। तो अब कंसिलिएशन ऑफिसर शैल इमीडिएटली होल्ड प्रोसीडिंग, देयर नो चॉइस। अब वो क्या करेगा, इमीडिएटली जो होल्ड प्रोसीडिंग है उसको इमीडिएटली रिफर करेगा, उसके पास कोई भी चॉइसेस नहीं है, क्योंकि बात है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की। लीगल पावर लिमिट क्या होती है, कंसिलिएशन पावर मुझे पता है ऑफिसर के पास क्या है, सिविल कोर्ट की पावर है, वो अटेंडेंस इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, पर वो बाइंडिंग जजमेंट की पावर नहीं है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम्पल में पूछा जाए, द कंसिलिएशन ऑफिसर एजुडिकेट द डिस्प्यूट इफ पार्टी फेल टू अग्री, फॉल्स, इफ कंसिलिएशन फॉल द ऑफिसर मेल टू सेंड फेलियर ऑफ कंसिलिएशन रिपोर्ट विद द गवर्नमेंट विद इन द 14 डेज। तो उसे क्या करना है, कहीं ना कहीं अगर सपोज करो कंसिलिएशन ऑफिसर ने डिस्प्यूट हो गया, अगर पार्टी फेल हो गई अग्री करने के लिए, तो अब क्या करेगा, तो एजुडिकेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को 40 डेज में फेल और कंसिलिएशन रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, ये हमारा कंसिलिएशन भी है गवर्नमेंट का, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। अब गवर्नमेंट का रोल भी है अल्टीमेट गेट कीपर। गेट कीपर क्या है, आपको पता है इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट बैरियर्स, ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय कैन नॉट डायरेक्टली वर्क इनटू, आपको पता है इंडस्ट्री डिस्प्यूट, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल में ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय अगर वो अग्री नहीं है या कोई डिस्प्यूट हो, वो डायरेक्टली इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते, उन्हें कहीं ना कहीं पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाना है। जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको कौन सा केस है डिस्क्रिशनरी या कंपल्सरी, उसके बेसिस पे आपको वहां पे रिफर्स करेगी। तो अगर सेक्शन 10 की बात है, गवर्नमेंट होल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन रिफर्स टू रिफ्यूज टू रिफर, कोई ऐसे मतलब डिस्क्रिशन है जो उसके पास चॉइस है कि कौन से उन्हें रिफर करने हैं कौन से नहीं करने हैं, जो डिस्प्यूट टू बोर्ड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रिब्यूनल। इफ गवर्नमेंट रिफ्यूज, लीगल चैनल हमारा क्लोज हो जाएगा और दे मस्ट रिकॉर्ड रीजन फॉर, क्यों मना किया उसका एक वो रिकॉर्ड स्टेटमेंट लिख के दे देंगे। लेकिन इंडस्ट्री रिलेशन कोड में अब आया है कि अगर उन्होंने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का गेट कीपिंग रोल रिड्यूस कर दिया है, उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्री रिलेशन कोड अगर कंसिलिएशन फेल होता है तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को बाईपास करके डायरेक्ट एप्लीकेशन आप विद इन 90 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल को भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, अब वो क्या हो गई, हमारी थोड़ी सी फास्ट हो गई। ठीक है, तो इसका गेट कीपर रोल भी थोड़ा सा रिड्यूस हो। देन इन्फोर्समेंट रिकवरी, अगर सपोज करो प्रॉब्लम में ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दे दिया आपको, ठीक है, एग्जांपल ऑर्डर टू पे बैक वेजेस, जो भी आपके पीछे के वेजेस है उन्हें आप पे करो, बट द एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू कंप्लाई, अब एम्प्लॉय मना कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा, तो अब क्या हुआ, अब उसके पास ट्रिब्यूनल के पास खुद की तो पुलिस फोर्स नहीं है, तो अब वो क्या करे, इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप करेगा, एग्जीक्यूट कोर्ट ऑर्डर, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल रहेगा, गवर्नमेंट का रोल होगा कि उन कोर्ट को, जो ऑर्डर है कोर्ट के, उनको फॉलो करवाए। तो स्टेट सेक्शन 29 की बात करें, गवर्नमेंट इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंप्लॉय फॉर ब्रीच ऑफ सेटलमेंट, तो वो कहीं ना कहीं उसे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर सकती है अगर वो सेटलमेंट कोर्ट की सेटलमेंट को ब्रीच करता है तो। ठीक है, सेक्शन 33 रिकवरी ऑफ मनी ड्यू, इसमें क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, तो वहां पे क्या करती है, जैसे कोई मनी आपका डिसाइडेड हो गया कोर्ट में, तो वर्कर अप्लाई कर देंगे गवर्नमेंट को, जो कि एक सर्टिफिकेट इशू करेगी कलेक्टर टू रिकवर मनी एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, देन वो फिर जाके उन्हें मिल जाएगा। तो अमाउंट नीड टू बी कैलकुलेट कंप्लीट द वर्कर अप्लाई टू द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल फर्स्ट। ठीक है, वहां से वो होगा, तो उसके बेसिस पे उनका क्या है, रिकवरी ऑफ मनी ड्यू में भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प। फेज 4 एक्सेप्शनल एग्जीक्यूटिव पावर, प्रायर परमिशन ट्रैप, वो रियली अप्रूव ले ऑफ क्लोजर, क्या कौन है, आप अगर सपोज करो गवर्नमेंट इंटरव्यू नहीं करेगी तो आप इजीली ले ऑफ और क्लोजर कर लोगे ना, तो अब यहाँ पे भी आपको परमिशन लेने की गवर्नमेंट से जरूरत है। पहले क्या था, जब 100 या 100 से ज्यादा वर्कर थे तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जब भी आप
क्लोजर या ले ऑफ या रिट्रेचमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको पता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर अब आ गया है चेंज, अब आपके अंदर 300 और मोर वर्कर होंगे जब भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो व्हेन ए लार्ज फैक्ट्री वांट टू, सपोज करो कोई बड़ी फैक्ट्री है जहाँ 100 है, वो अगर आपको ले ऑफ करना चाहती है, रिट्रेच करना चाहती है, शट डाउन करना चाहती है कंप्लीटली, तो वो उन्हें क्या है, लेबर कोड फॉर परमिशन के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि पहले 100 और मोर वर्कर था, अब क्या हो गया हमारा 300 एंड मोर वर्कर है। इफ एम्प्लॉयर अप्लाई करता है परमिशन क्लोज डाउन के लिए, तो अगर गवर्नमेंट ने 60 दिन के अंदर अगर उसे रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो आपका वो लीगली ग्रांटेड माना जाएगा। तो ये हमारी प्रायर परमिशन है जो चैप्टर 5B इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है। ठीक है, बैनिंग स्ट्राइक। अब देखो पावर टू प्रोहिबिट स्ट्राइक, गवर्नमेंट के पावर है। सिनेरियो वर्कर, सपोज करो वर्कर हमारे स्ट्राइक पे, गवर्नमेंट रिफर टू कोर्ट डिस्प्यूट इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल एडजक्शन, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उनके डिस्प्यूट को इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल एडजक्शन के लिए भेज दिया है, लेकिन वर्कर मान नहीं रहे, ठीक है, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तब क्या है, तब उसके पास पावर है अंडर सेक्शन 10 इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट, वंस अ डिस्प्यूट रिफर्ड, अगर एक बार डिस्प्यूट आपका बोर्ड लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल के पास चला गया तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है शेयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू लीगली प्रोहिबिट, वो लीगली प्रोहिबिट कर सकती है आपकी स्ट्राइक लॉकआउट को जो भी डिस्प्यूट से कनेक्टेड है। तो अगर सपोज करो आप स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ट्रिब्यूनल इशू करता होगा ऑर्डर स्टॉप स्ट्राइक के लिए, नहीं, यही तो छोटी छोटी चीजें जो आपको नेट से जेआरएफ की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, तो वर्कर कंटिन्यू स्ट्राइक आफ्टर द ऑर्डर, स्ट्राइक बिकम इलीगल, देन वो आपका गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी। एक्सपेंडिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, अल्टरिंग द फर्स्ट शेड्यूल। अब क्या है इसमें, फर्स्ट शेड्यूल क्या था हमारा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस पेंशन थी, वही फर्स्ट शेड्यूल थे। लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री दैट डिक्लेयर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक अ ट्रांसपोर्ट, कोल, कॉटन, टेक्सटाइल, बैंकिंग, पीओएस स्टेटस, एक्सट्रीमली डिफिकल्टी टू स्ट्राइक। इन्हें रिक्वायर्ड था स्ट्रिक्टली कि अगर आप स्ट्राइक करोगे तो आपको 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कोई भी इंडस्ट्री है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आती है, जो कि इमरजेंसी पीएसयू शेड्यूल एज द पीएसयू ड्यूरिंग द इमरजेंसी पब्लिक नेसेसरी, वो हमारे उसके पास क्या है, डिक्लेयर कर दिया कि ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आती है, मतलब उसने बता दिया। ठीक है, ये है। टाइम लिमिट क्या है, तो अब उन्होंने डिक्लेरेशन में क्या किया, वैलिड मैक्सिमम फॉर 6 मंथ एट द टाइम थ्रू द गवर्नमेंट कैन कीप एक्सटेंड इट बाय 6 मंथ इनफिनिटली। उन्होंने बोला 6 मंथ पहले तो आपको हमें बताना पड़ेगा, जब से स्ट्राइक कर रहे हो उसके 6 मंथ बाद, 6 मंथ का नोटिस देने के बाद 14 डे का नोटिस होगा कि उस दिन उस टाइम तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट हमारी कहीं ना कहीं ये हमारी प्रिवेंट करती है। देखो गवर्नमेंट का बहुत रोल है, सिर्फ आप कोर्ट नहीं है, कोर्ट के बीच में गेट कीपिंग का काम तो गवर्नमेंट करती है ना। देन फेज 5 पॉलिसी प्रिवेंशन रिकॉर्ड कीपिंग, ये भी हमारी गवर्नमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या सेल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ट्रिपाइट मशीनरी, मैक्रो प्रिवेंशन, इंडस्ट्री लेबर कमिटी एंड स्टैंडिंग लेबर कमिटी, आपको पता है ये क्या करते हैं, रूल ड्राफ्ट करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी तो ट्रिपाइट है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो अभी क्या है, बेस्ट वे टू एडमिनिस्टर लेबर पीस टू हैव एम्प्लॉयर यूनियन एग्री टू पॉलिसी बिफोर दे बिकम, सबसे पहले प्रिवेंटिंग, सबसे अच्छा तरीका है कि लॉ बनने से पहले हमारी यूनियन और एम्प्लॉय एग्री हो जाए तो डिस्प्यूट होगा ही नहीं। तो एक तरह का ये मैक्रो प्रिवेंशन हो गया ना। तो कोई लॉ बनने से पहले अगर आपने एग्रीमेंट ले लिया तो आप बाद में क्यों प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी ना। तो इसलिए इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो कि किससे बनी है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड यूनियन, ये क्या ट्रिपाइट बॉडी है द सेंट्रल लेवल एंड इट मीट्स जनरली 1 साल में 1 बार मिलेगी। एडवाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मासिव पॉलिसी शिफ्ट लाइक अभी 4 न्यू लेबर कोड्स आए, ठीक है, इस तरीके से वो डिस्कस करती है। देन उसके बाद में वो लॉ कोर्ट में जो हमारे स्टेट लेजिस्लेशन है सेंटर उसमें वो पास होते हैं पार्लियामेंट में। स्टैंडिंग लेबर कमेटी क्या करती है, ये इसी की एग्जीक्यूटिव आर्म है इंडस्ट्री लेबर कॉन्फ्रेंस की, ये ज्यादा मिलेगी क्योंकि जो भी डिसीजन होते हैं आईएससी के द्वारा ये उसमें पार्टिसिपेट करती है। दोनों हमारी स्टैब्लिश 1942 में हुई थी और ये किसकी बेसिस पे रिकमेंडेशन थी, रॉयल कमिश्नर लेबर वाइटली कमीशन। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि स्टैंडिंग लेबर कमेटी आईएससी किसके बेसिस पे फॉर्म हुई है। देन इवोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, अब आपने इतने सारे रूल रेगुलेशन बना दिया, पता कैसे चलेगा कि क्या एक्चुअल में ये वर्क कर रहे हैं या नहीं है। तो अब हम इसे चेक करने के लिए अब हमारे पास आई सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन कमिटी 1958 में। ठीक है, इसका पर्पज ये था नहीं कि लॉ बनाना, इसका मतलब था चेक करना एडमिनिस्ट्रेटिव पे एक्चुअली इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये कमिटी सेटअप हुई थी 16 ILC टू इवेल्युएट
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर इनेक्टमेंट अवार्ड एंड वॉलंटरी एंड कोड ऑफ डिसिप्लिन, जो भी लॉ बने हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए ये कमिटी बनाई गई। देन स्टेट काउंटरपार्ट, स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड परफॉर्म एग्जैक्ट सेम, जैसे ये तो हमारा सेंट्रल का हो गया, ऐसे ही हमारा स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड है, सेम मैक्रो लेबर ट्रिपाइड कंसल्टेशन करता है, इवेल्युएट करता है अपनी स्टेट्स को, ठीक है, इस स्टेट का, ये सेंट्रल का हो गया, ये हो गया हमारे इवोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन कम टू द PYQ सेशन। आपको पता है कि इससे कितने 15 प्लस PYQ आ चुके हैं, और जो हम लोग को समझ में नहीं आता हम स्किप कर देते हैं, या हम ऐसे ही तुक्का लगा देते हैं, लेकिन आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। यही डिफरेंस होता है हमारा नेट से GRF तक पहुंचने में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर द सेक्शन 2 इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन सी इसमें स्टेट गवर्नमेंट की, ये सारी फैक्ट्री है, ठीक है, कौन सी इसमें से स्टेट गवर्नमेंट एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी, कौन सी इंडस्ट्री की। देखो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है, आपको पता है, स्टेट रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानते हैं। माइनर पोर्ट, मेजर पोर्ट आपके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन जो हमारे माइनर पोर्ट है वो आते हैं हमारे स्टेट में। और ये कंटामिनेट ऑफ बोर्ड, ये हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट एज अप्रोप्रिएट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है। तो कंटेनमेंट बोर्ड, क्योंकि ये हमारे अंडर सेंट्रल जुरिडिक्शन के अंदर आता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमिटी वर एस्टैब्लिश्ड 1942 बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ा किसके बेसिस पे, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, व्हाइटले कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये हमारी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस फॉर्म हुई। तो योर आंसर इज बी, रॉयल कमीशन ऑन लेबर। Then which article in Indian Constitution added by 42nd Amendment 1976 explicitly direct state to take steps to secure participation worker management? I already make a video on worker participation management. Then in Constitution में direct principal state policy पढ़ाया, तो आपको पता है क्या अब हमारा क्या है, आर्टिकल 43 क्या था, लिविंग वेजेस पे, डोंट कंफ्यूज विद आर्टिकल 40। हमारा जो सिक्योर वर्कर पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, वो आंसर है हमारा डी, आर्टिकल 43A। Okay, worker participation. Then which office under the central machinery is strictly responsible for compiling, publishing consumer price index for industrial worker? कौन सी है? तो आपको पता है लेबर ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो है आपका, कि जो हमारा एक पब्लिश करती है, कंपाइल करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद द वेजेस, और जो इकोनॉमिक वेजेस को रिजॉल्व करने के लिए ग्राउंड लेवल पर लेबर ब्यूरो हेल्प करती है। देन लेबर ब्यूरो दे डाटा डिक्टेट DNS अलाउंसेस। ओके, under section 9A industry dispute act 1947 employee cannot legally alter the condition of service without giving minimum notice of how many days। अभी मैंने आपको बताया 21 डे का एटलीस्ट उसको नोटिस देना पड़ता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, जब भी वो जाके उसकी सर्विसेज को अल्टर कर सकता है, उसके बिना वो आपकी सर्विस शिफ्ट टाइमिंग को चेंज नहीं कर सकता। देन एडमिनिस्ट्रेटिव यूज दिस विंडो टू मॉनिटर अनरेस्ट, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि स्ट्राइक लॉकआउट से कहीं ना कहीं बच सकता है। 21 दिन का टाइम होता है। मेच द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी विद ए करेक्ट क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आप बताया, देखो जून 2023 में पूछा गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने वो आपको इमेज दिया, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें लेबर ब्यूरो की, DHMS जो हमारा डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी है, वो कौन सा ऑफिस है आपको पता है, वो हमारा सबॉर्डिनेट ऑफिस है। तो 1 सबॉर्डिनेट इसमें और D में सबॉर्डिनेट है, ठीक है। देन DHFSLI जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री जो होते हैं हमारे सेफ्टी वाला लेबर इंस्पेक्टर, वो कहाँ पे हमारा, ये हमारा है अटैच्ड ऑफिस, ठीक है। तो अब अटैच्ड ऑफिस में तो है नहीं, देन ये गलत, क्योंकि सबॉर्डिनेट ऑफिस अगर आपको याद हो तो आप सिर्फ सबॉर्डिनेट ऑफिस याद कर लीजिए, सिर्फ उसमें 2 हैं, एक DHMS है जो माइन सेफ्टी के लिए, एक लेबर वेलफेयर है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपने 2 भी याद कर ली तो अब ये हो नहीं सकता, ये अगर ये पता है तो आपका सेकंड क्या होगा, अटैच्ड ऑफिस है। देन EFFO, ESI, EFFO, BB गिरी, ये सारे हमारे क्या है, ऑटोनोमस हैं। देन लेबर ब्यूरो क्या है हमारा, अटैच्ड है, ये भी लेबर, क्योंकि हमारे 4 अटैच्ड ऑफिस है। तो इस तरीके से योर आंसर इज ऑप्शन बी। देन देखो DGM में सबॉर्डिनेट है एंड ये अटैच्ड है EPF है। तो अगर आप सिर्फ इमेज में ये बता दो किस किस के अंदर आते हैं, तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Under the Industry Dispute Act, what is the maximum duration which the government can declare industry as a public utility service at one time? तो कितना वो होता है कि
कितना ड्यूरेशन में गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि इंडस्ट्री पब्लिक यूटिलिटी सर्विस पे एक टाइम में इमरजेंसी के दौरान आ सकती है, तो 6 मंथ के नोटिस के टाइम पे वो कर सकती है और रिन्यू कर सकती है अगर इमरजेंसी के दौरान उसे हर 6 मंथ में उसको रिन्यू कर देगी। ठीक है। Under Section 33C Industry Dispute Act 1947, who has the power of issue certificate to collector to recover, calculate money, arrear and land revenue? तो किसके पास पावर है जो सर्टिफिकेट इशू करे? तो यू नो ना, पावर किसके पास है? हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। हम इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट पढ़ते फिर हमें समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा। तो अब क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है? कलेक्ट कर सकती है, कैलकुलेट मनी, वहां से एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिससे वर्कर अपना मनी कलेक्ट कर सकते हैं। देन वो होल्ड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू अपॉइंट अ रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन फॉर यूनियन हुज ऑपरेशन कन्फाइज सिंगल स्टेट। जहां अगर सिंगल स्टेट की बात होती है तो कौन अपॉइंट करता है रजिस्ट्रार को? आपको पता है कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर मोर देन स्टेट में यूनियन एक्सपेंड होती है, जब वो सेंट्रल होती है, नहीं स्ट्रिक्टली अगर सिंगल स्टेट की बात हो तो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है। तो अगर दिस इज द कोर फंक्शन ऑफ स्टेट मशीनरी जो है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। देन इफ अ कंसलेशन ऑफिसर फेल टू सेटल अ डिस्प्यूट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, हाउ मेनी डे मस्ट दे सबमिट ऑफ फेलियर कंसलेशन रिपोर्ट? अगर कंसलेशन ऑफिसर फेल हो गया कोई भी डिस्प्यूट में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, तो अगर वो कितने दिन के अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट करनी है? सबसे पहले 14 डेज के अंदर। और किसको करनी है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। ओके, 14 डेज के नोटिस के अंदर उसको कहाँ देनी है? गवर्नमेंट को देनी है। तो अगर इस वीडियो को देखो बहुत सारे पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हो। अंडर द सेक्शन 10(3) इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट, वंस अ डिस्प्यूट इज रिफर्ड टू द ट्रिब्यूनल, एक बार अगर डिस्प्यूट हो गया ट्रिब्यूनल को, तो किसके पास पावर है? पावर को लीगली प्रोबेट एंड कंटिन्यूस ऑफ स्ट्राइक लॉकआउट। यू नो पावर किसके पास है? हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि अगर आपका एक बार मैटर चला गया तो अब किसके पास पावर हो गई? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। वो सारी पावर रखती है कि कौन को, अगर वो फिर भी कर रहे हैं तो वो एज ए इलीगल उसको कंसीडर कर देगी। देन the appropriate government can issue a special order of requiring an employer to constitute a work committee if the stimulus employee exact how many workmen। appropriate government एक order देती है ना जहां पर आप वर्क कमिटी, तो कितने नंबर ऑफ वर्कमैन होने चाहिए? यू नो ना 100 एंड मोर देन वर्क होंगे जब भी वो वर्क कमिटी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। देन 100 इट इज नॉट ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट यस ऑटोमेटिक नहीं है, जब गवर्नमेंट ही ऑर्डर करती, तो योर आंसर इज ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन 13 under the chapter 5B Industry Dispute Act 1947, prior permission for layoff, retrenchment and closure apply to industry stimulus employee not less than। जैसे मैंने बताया अगर वो पूछे जाए इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर तो 100 है। अगर वो बोले जाए मतलब अपडेटेड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020, तो योर आंसर इज 300 वर्कमैन। ओके, अब 300 इसकी लिमिट को एक्सटेंड करके थ्रेशोल्ड को 300 तक ले जाया गया है। देखो 100 वर्कमैन है, अगर IR 20 अपग्रेड करो तो ये हमारी 300 है। देन द एडमिनिस्ट्रेटिव कैन प्रोसिक्यूट एम्प्लॉयर यूनियन फॉर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस विच शेड्यूल इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट लिस्टेड दिस प्रैक्टिस। आपको पता है 5th शेड्यूल के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, सेकंड शेड्यूल के अंदर हमारा लेबर कोड था, थर्ड शेड्यूल के अंदर हमारा इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल था, फोर्थ शेड्यूल के अंदर नोटिस चेंज था, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हमारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस था। तो योर आंसर इज ऑप्शन डी। अंडर द इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020, ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है, मैंने एक एक्सपेक्टेड बना रखा है। एंड इफ कंसिलेशन फेल हाउ मेनी डेज ए पार्टी मेक डायरेक्ट एप्लीकेशन टू इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल बाईपास द गवर्नमेंट। अब आया ना कंसिलेशन फेल है तो आपको गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। कितने दिन के अंदर? 90 डेज के अंदर। तो योर आंसर इज 90। इसने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया गवर्नमेंट को, गेट कीपिंग जो रोल था उसको मिनिमाइज कर दिया। अब आपका रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लेबर लॉ अब खत्म हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। अगर आप जून GRF क्रैक करना है तो ऐसे जुड़े रहिए हमारी डेडिकेटेड चैनल के साथ, जो कि आपको सारे टॉपिक कवर कराएगी और उसके बाद PYQ सीरीज लेके आएंगे हम। अगर आप चाहते हो कि हम लाइव सेशन कंडक्ट कराएं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइमिंग और कितने लोग हैं उसके बेसिस पर हम लाइव सेशन भी करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि HR को बढ़ाने के लिए YouTube पे बहुत मिनिमम लोग हैं, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया। तो अगर आप चाहते हो तो आप लाइव करना है तो आप कमेंट में लाइव यस करके मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।